फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कर रहे थे। हमने सेक्शन 21 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स कैरी करेंगे। यस, अब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स की। सेक्शन 21 में हमने बात कर ली थी कि डिपेंडेंट्स कौन कौन होते हैं। वही मोटा मोटा पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे। और बच्चों में अगर सन की बात हो रही है तो जब तक वो माइनर है, और दूसरा है डॉटर की बात, जब तक वो अनमैरिड है। अब सन, जब यहाँ पे हमने सन की बात की है तो वहां पे सन ऑफ प्रीडिसीज सन और सन ऑफ प्रीडिसीज सन ऑफ प्रीडिसीज सन, मतलब पोते की बात की है, पड़पोते की बात की है। ऐसे ही हमने डॉटर के बारे में बात की है तो वहां पे भी हमने डॉटर की बात की है, पोते की बात की है, पड़पोते की बात की है। लेकिन जब हम डिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करने वाली है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन के पर्सन है वो मेंटेनेंस तभी वो हायर जनरेशन से क्लेम कर सकते हैं अगर इन बिटवीन जो उनकी कैटेगरीज आ रही हैं वहां से उनको सफिशिएंट मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा। अब सेक्शन 22 की बात है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, द heirs of deceased Hindu are bound to maintain the dependents of deceased out of estate inherited by from them from the estate। अब यहाँ पे जो heirs of deceased हैं उन्होंने अगर मेंटेन करना है डिपेंडेंट्स को तो वहां पे वो मेंटेन कैसे करेंगे? जो उन्होंने डिसीज्ड पर्सन से जितनी भी स्टेट को हेयर किया है, मतलब कि इनहेरिट किया है, देन इन दैट केस वो अपनी उसी स्टेटमेंट से उतनी ही लायबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी ड्यूटी है कि भाई वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी किसी को मेंटेन करें। ठीक है। Where a dependent, second है, where the dependent has not obtained by testamentary or interstate succession any share in the estate of Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled subject to the provisions of this act to maintenance from those who take the estate। अब अगर एक डिपेंडेंट है जो वैसे है उसकी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है, या उसको कोई भी स्टेट में से शेयर नहीं मिला, देन क्योंकि वो डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में है वो उन पर्सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है लेकिन इस एक्ट की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट की प्रोविजन से बाहर जाके नहीं, इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही वो उन पर्सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जिन्होंने उस डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। अब सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे है कि लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु टेक्स द एस्टेट शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ शेयर और पार्ट ऑफ एस्टेट टेकन बाय हिम और हर। अब लाइबिलिटी कितनी है? जिसने अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी तो इनहेरिट की 100 रुपीज की, मेंटेनेंस में उसको देना पड़ गया 1000, तो ये सही है? नहीं, तो उसको उतना ही देना पड़ेगा जो उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, उसके शेयर की जो जितनी वैल्यू बनती है उसके प्रोपोर्शनेटली ही देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई किसी ने 1000 रुपीज इनहेरिट किए हैं, किसी ने 2000 इनहेरिट किए हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो अब टोटल हमने देने भी उस पर्सन को मंथली मेंटेनेंस 300 है, तो इसकी मेंटेनेंस 1000 के हिसाब से इसका प्रोपोर्शन 100 रुपीज बनेगा और इसका 200 बनेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्सन को तो हम पूरा का पूरा दंड लगा रहे हैं और एक को हम कुछ भी नहीं देने को कह रहे हैं, या फिर उसने कम ही इनहेरिट किया है अब वो कहेगा मैं बराबर क्यों दूं। तो इसलिए प्रोपोर्शन जितना बनेगा उसके हिसाब से ही उसको देना पड़ेगा। Next, notwithstanding anything contained in subsection 2 or subsection 3, no person who is himself or herself a dependent
shall be liable to contribute to the maintenance of other if he or she has obtained a share or part of value of which or would if liability to contribute but enforce become less than what would be awarded to him by her or by way of maintenance under this act. जो बात मैं पहले आपको कह चुकी हूँ, मिला आपको 100 रुपीज है और देने आपको 1000 रुपीज पड़ रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। तो आपने अगर आपको ज्यादा देना पड़ रहा है तो भाई आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। अब मेंटेनेंस कितना होगा, कैसे होगा, वो कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 23 में। इट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। हम बात कर रहे हैं अभी भाई वो क्लेम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजंस। ये कोर्ट ने देखना है कि कितना मेंटेनेंस फिक्स करना है। And in doing so, the court shall have due regard to the considerations set out in subsection 2 or subsection 3 as the case may be। मतलब अब ये कोर्ट जब डिटर्मिन करेगी तो उसके टाइम पे कोर्ट प्रपोर्शन भी देखेगी कि कितना बनता है, किस बंदे ने कितना देना है, कितना नहीं देना, और दूसरा कि ऐसा तो नहीं कि उसको मिला कम है और देना ज्यादा पड़ रहा है। तो कोर्ट ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही अमाउंट को फिक्स करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब मेंटेनेंस दे तो रही है कोर्ट, चाहे वाइफ को दे रही है, चाहे चिल्ड्रन को दे रही है, चाहे एज और इन्फॉर्म पेरेंट्स को दे रही है, तो जो मेंटेनेंस है वो उसको डिटर्मिन करने के टाइम पे कोर्ट किन किन चीजों का ध्यान रखेगी। द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज जो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है और जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में से मेंटेनेंस की बात हो रही है, उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन थी, क्या स्टेटस था, और जो क्लेमेंट हैं उनकी रीजनेबल वांट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन हार्ट पेशेंट है, उसकी मंथली मेडिसिन ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की आती है, तो वो उसकी एक रीजनेबल वांट है, उसको तो कोर्ट कंसीडर करेगी ही करेगी, ठीक है। और अगर जो क्लेमेंट है वो अलग से रह रहा है, देन अगर वो अलग से रह भी रहा है, देन अलग रहने का जो उसका रीजन है वो जस्टिफाइड है भी कि नहीं। और लेटर ऑन द वैल्यू ऑफ क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द क्लेमेंट्स ओन अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अब जो क्लेमेंट है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू की है क्या है, और उसमें से उस प्रॉपर्टी में से कितनी इनकम डिराइव हो रही है, या फिर उसकी खुद की अर्निंग्स क्या है, ये सारी चीजें कोर्ट कंसीडर करेगी इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। और एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हमने किसी एक पर्सन ने मेंटेनेंस अलग अलग पर्सन्स को देना है, तो अब जो पर्सन्स मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं उनकी गिनती कितनी है, ठीक है। In determining the amount of maintenance, if any to be awarded to a dependent under this act, regard shall be had to, ठीक है। अब पहले तो हमने और चीजें देख ली, अब और भी क्या क्या देखेंगे। द नेट वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज आफ्टर प्रोवाइडिंग द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। अब मान लीजिए वो उस पर्सन ने डेट्स देने थे, तो वो डेट्स देने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कितनी बच गई, उसकी नेट वैल्यू कितनी है, वो देखेंगे। The provisions, if any, made under a will of the deceased in respect of the dependent, ठीक है, कि डिसीज ने अपनी विल में किसी पर्टिकुलरली पर्सन को कुछ देने के लिए लिखा तो नहीं हुआ। द डिग्री ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू, अब जितना क्लोजर रिलेशन होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा, तो उसमें डिग्री ऑफ रिलेशन भी हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है रीजनेबल वांट्स क्या है डिपेंडेंट्स की, और डिपेंडेंट और डिसीज के बीच में पास्ट रिलेशंस कैसे थे, और वही जो डिपेंडेंट है उसके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो उससे कितनी इनकम डिराइव कर रहा है, या उसकी खुद की अर्निंग्स क्या है,
और डिपेंडेंट्स का नंबर कितना है। नेक्स्ट है सेक्शन 24, क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू। हमने पहले भी किया था जब हम वाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि वो मेंटेनेंस सेपरेटली रह के भी कैसे क्लेम कर सकती है, या फिर वो उसका राइट कब खत्म होता है, जब वो कन्वर्जन कर लेती है। तो अब इसमें भी जो डिपेंडेंट्स हैं उनका हिंदू होना जरूरी है। जैसे ही वो किसी और धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनका मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाता है इस एक्ट के अंदर। और सेक्शन 25 क्या बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अगर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चाहे एक बार फिक्स हो गई है, चाहे कोर्ट ने की है, चाहे पार्टीज ने खुद में कर ली है, चाहे कैसे भी हुई है, एक बार हो गई, लेकिन सब्सिक्वेंटली उनके सर्कमस्टांसेस में कुछ मटेरियल चेंज आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट की गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब मटेरियल चेंज आ गया, देन वहां पे जो मेंटेनेंस है उसकी अमाउंट में ऑल्ट्रेशन आएगा, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। और सेक्शन 26 क्या कह रहा है, डेट्स टू हैव प्रायोरिटी। अब अगर जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसने किसी को डेट्स पे करने थे, तो उसकी स्टेटमेंट से सबसे पहले हम डेट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। Subject to the provisions contained in section 27, debts of every description contracted or payable by the deceased shall have priority over the claims of dependents for the maintenance। जो डिपेंडेंट्स के क्लेम है उससे भी पहले उसके डेट्स को क्लियर किया जाएगा। और सेक्शन 27 क्या कह रहा है, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। A dependent's claim for maintenance under this act shall not be a charge on the estate of deceased or any portion thereof unless one has been created by the will of deceased, by a decree of court, by agreement between the dependent and the owner of estate or portion or otherwise। अब जो डिपेंडेंट का क्लेम है, ठीक है, वो डिसीज्ड की एस्टेट पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब वही है कि उसको डेट्स पहले क्लियर करे जाएंगे, पर किन कंडीशंस में उसका चार्ज हो सकता है, अगर तो उसने मतलब जो डिसीज्ड है उसने अपने विल के थ्रू उस पर्सन का चार्ज क्रिएट करवा दिया हो, वो अपने विल में लिख के गया हो कि मेरी डेथ के बाद जो इसका क्लेम बनेगा वो मेरी प्रॉपर्टीज में इसका चार्ज हो जाएगा। बाय अ डिक्री ऑफ कोर्ट, या कोर्ट ने अपने डिक्री में स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन कर दिया है, या फिर जो अभी स्टेट का ओनर है उसमें और डिपेंडेंट में के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया, देन ऐसे केस में चार्ज अराइज हो सकता है, अदरवाइज उसका चार्ज नहीं बनेगा। सेक्शन चैप्टर 4 बात कर रहे हैं, इसमें सेक्शन 4 में हम सेक्शन 28 कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर 4 में सेक्शन 28 कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द राइट ऑफ मेंटेनेंस। अगर जो प्रॉपर्टी है जिससे हमने मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए तो जो डिपेंडेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस के राइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Where a dependent has a right to receive maintenance out of an estate and estate or any part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of right, or if the transfer is gracious but not against the transferee for consideration or without notice of the right। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर उसने किसी प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस क्लेम करना था, स्टेट से क्लेम करना था, और उसी पर्टिकुलर स्टेट को हमने क्या कर दिया, किसी को दे दिया। अब यहाँ पे अगर तो दे दिया ग्रेशियसली, और हमने कंसिडरेशन से भी दिया, लेकिन
जिस पर्सन को हमने दिया है उसको पता था कि भाई इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हमने सामने वाले पर्सन को मेंटेनेंस देना है, तब उस ट्रांसफरी की ड्यूटी बन जाती है कि वो मेंटेनेंस देगा। बट अगर उसको पता ही नहीं था कि किसी को इस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस दिया जा रहा है और उससे अच्छे खासे पैसे भी ले लिए गए हैं, तो वो ट्रांसफरी की ड्यूटी नहीं होगी मेंटेनेंस देना। ठीक है, नेक्स्ट है रिपील्स एंड सेविंग्स। सेक्शन 29 रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 30 क्या कह रहा है? सेविंग्स। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट एनी अडॉप्शन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले कोई भी अडॉप्शन हो गई है, चाहे वो पैसों से हुई है, चाहे कैसे भी हुई है, या फिर मतलब जैसे हमने कहा था कि मैरिड पर्सन या 15 इयर्स के अबव एज अगर उनकी भी हो गई है, ठीक है, या फिर 21 साल का जैसे डिफरेंस होना चाहिए, अगर वहां पे वो भी हो गई है इस एक्ट के आने से पहले, तो उसकी वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी वैलिड ऐसे ही समझा जाएगा कि ये एक्ट पास ही नहीं हुआ उस पर्टिकुलर अडॉप्शन के लिए। अदरवाइज जब ये एक्ट आ गया उसके बाद हम अडॉप्शंस को इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इससे हमारा जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कोई और एक्ट करेंगे।